गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं। आइए फर्स्ट नंबर हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ कहें, बेटा दोनों बात एक ही है। नंबर फर्स्ट पहला है बेटा कि आपके सामने एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2 और ये Q1 जो है बेटा इसका साइन, इसका चिन्ह पॉजिटिव है। ये Q2 है, इसका भी साइन बेटा पॉजिटिव है। तो Q1 इंटू Q2 का साइन की बात करें, Q1 का साइन पॉजिटिव, इस Q2 का साइन भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा बेटा, पॉजिटिव। तो Q1 इंटू Q2 का वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब कि Q1 इंटू Q2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। तो इस केस में इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। मीन्स ये Q1 इस Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा F और ये Q2 इस Q1 पर फोर्स इधर लगाएगा F, और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो बेटा ये हमने तब बताया जब Q1 का साइन पॉजिटिव है, Q2 का साइन भी क्या है, पॉजिटिव। आप सिमिलरली निगेटिव को भी खुद से डील कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कशन है, ध्यान देंगे। मीन्स कि अब हम लोग दूसरे केस को इसी में देखें। Q1 अब माइनस में है, Q2 भी माइनस में है, मतलब इस Q1 का जो साइन है बेटा, चिन्ह है, वो निगेटिव है। इस Q2 का भी साइन चिन्ह बेटा निगेटिव है। तो इस केस में हम लोग Q1 में Q2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इस Q1 का साइन यहाँ देखिए निगेटिव है, फिर इस Q2 का साइन भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव फिर हम लोग को क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी फिर यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 0 से बड़ा ही है। जो पॉजिटिव होते हैं 0 से बड़ा होते हैं, तो इस केस में भी बेटा फोर्स रिपल्सिव ही लगेगा। मीन्स कि ये माइनस Q1 इस माइनस Q2 पर फोर्स इधर लगा देगा और ये माइनस Q2 इस माइनस Q1 पर फोर्स इधर लगा देगा, और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग बेटा रिपल्सिव कहते हैं। तो हम लोग का पहला प्रॉपर्टी यही है, यदि Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 0 से बड़ा हो, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स रिपल्सिव नेचर के होंगे। मतलब हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि इफ यदि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव। तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी में हम ले चलते हैं। देखिए बेटा ये जितना भी प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो बहुत सारे थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में, एम्स में, IIT में पूछे जाते हैं, खासकर MCQ असर्शन रीजन, वो सब इन्हीं सब पर बनेंगे। तो आज हम टोटल एक एक करके सारे पॉइंट को हम आपको पढ़ाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। अब आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर इसके प्रॉपर्टीज को देखें, नंबर 2। तो बेटा ये ग्रेटर देन 0 देखे थे, अब लेस देन 0 देखना है। मीन्स इसी में थोड़ा सा चेंज है। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं कि Q1 पॉजिटिव ले लेते हैं, Q2 को निगेटिव कर देते हैं। तो देखिए बेटा Q1 पॉजिटिव है,
Q2 निगेटिव है, तो अब हम लोग Q1 में Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 का वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव से तो रिजल्ट हम लोग का निगेटिव होगा। और इस केस में निगेटिव तो जानते ही हैं कि लेस देन जीरो होता है, ये लेस देन जीरो, जीरो से छोटा हो गया बेटा, तो इस केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव, और इस तरीका से ये Q1 इस Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरीका से फोर्स लगेगा। ये Q2 भी इस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरीका से फोर्स लगेगा। इस प्रकार के फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव कहते हैं। इस केस में देख सकते हैं, देखिए बेटा इसमें हमने Q1 को पॉजिटिव किया, Q2 को निगेटिव। अब हम Q1 को निगेटिव कर देते हैं और Q2 को पॉजिटिव, ये निगेटिव ये बेटा पॉजिटिव, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी प्रकार से निगेटिव ही रिजल्ट आएगा। फिर ये लेस देन जीरो ही है, फिर इस केस में भी फोर्स अट्रैक्टिव ही लगेगा और इस तरीका से ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। मीन्स कि ये Q1 इस Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा F, और ये Q2 भी इस Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा F। इस प्रकार के फोर्स को अट्रैक्टिव कहते हैं। तो सेकेंड नंबर का लैंग्वेज उसी प्रकार से कुछ, बस इफ Q1 into Q2 ग्रेटर देन नहीं बेटा लेस देन जीरो, दोनों ही केस में लेस देन जीरो है, देन फोर्स बिटवीन देम विल बी रिपल्सिव नहीं अट्रैक्टिव। तो इस तरीका से हम लोग का सेकेंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कीजिए। अब आइए बेटा नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज में हम लोग चलते हैं। नंबर थर्ड क्या है, ध्यान देना है। जैसे मान लेते बेटा यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, मान लेते इसको Q1 ही और इसको Q2 मान लेते हैं, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा रिपल्सिव, और ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा F। ये तब कैसे बेटा जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव छुपा हुआ है बेटा, यहाँ भी पॉजिटिव। या पॉसिबिलिटीज है कि हम दोनों ही निगेटिव ले लें, -Q1 और -Q2, तो भी इन दोनों के बीच फोर्स निगेटिव हो गए दोनों, तो रिपल्सिव ही लगेगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक है Q1 और अब दूसरा बेटा -Q2, तो ये पॉजिटिव है बेटा, ये निगेटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये मतलब Q1 इस Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा और ये Q2 इस Q1 पर फोर्स इधर लगाएगा, F। ये अट्रैक्टिव है, ठीक है, और ये रिपल्सिव है। तो बेटा अब गौर से ध्यान देंगे, Q1 Q2 को मिलाने वाला लाइन ये है, जोड़ने वाला लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन पे ये फोर्स F लग रहा है। ये Q1 और इस -Q2 को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन ये है, इसी स्ट्रेट लाइन पर बेटा ये फोर्स F लग रहा है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों को मिलाने वाला लाइन बेटा ये है स्ट्रेट लाइन। तो इस Q2 पे ठीक है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, कोई फोर्स इधर दिखला दे ऐसे, तो बेटा ये गलत है दिखाना। कोई ऐसे फोर्स दिखला दिया, ये गलत है दिखलाना। ऐसे फोर्स दिखला दिया, ये गलत है बेटा, और ऐसे दिखला दिया, ये सारे के सारे रॉन्ग है। मीन्स कहने का सेंस ये कि दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो हमेशा दोनों को मिलाने वाले लाइन पे ही लगेगा।
जैसे इस Q1 और इस Q2 को मिलाने वाला लाइन ये है, ये Q1 और इस -Q2 को मिलाने वाला लाइन ये है। तो बेटा अगला प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगता है वो दोनों को मिलाने वाले लाइन पे लगता है। जैसे इस केस में देखिए Q1 और Q2 को मिलाने वाला लाइन ये है, हमने फोर्स इधर दिखला दिया है F। ये इस लाइन पे ये फोर्स F नहीं है, इसलिए गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब भी फोर्स होगा तो लाइन पे ही होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव चार्ज हो, या एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, या एक पहला ही निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तब भी फोर्स दोनों को मिलाने वाले लाइन पे ही लगेगा। मतलब नंबर थर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स must be acting along line joining of two charges। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे ही लगेगा बेटा, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आप नंबर थर्ड लिखिए, फिर हम आपको नंबर 4 बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, तो हम नंबर 4 में आपको लिए चलते हैं। चलिए बेटा नंबर 4 बता रहे हैं आपको। नंबर 4 क्या है, ध्यान देंगे आप। देखिए बेटा आपके सामने एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2। इसका साइन यहाँ पॉजिटिव छुपा हुआ है, इस Q2 का भी साइन यहाँ पॉजिटिव छुपा हुआ है। ये चार्ज बेटा इस पे फोर्स इधर लगा देगा F, और ये F इस Q2 पे लग रहा है F2, और बाय किसके Q1, तो इसका नाम F2 है। और फोर्स वेक्टर होता है तो वेक्टर फॉर्म में निकला दिए। ये Q2 इस Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव का केस ऐसे F, और ये फोर्स Q1 पे लग रहा है बाय Q2, तो इसका नाम F12। तो अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि इस F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हाँ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ऐसे लिख सकते हैं। ये प्लस तो ये माइनस, या यही प्लस बेटा तो ये वाला माइनस। प्लस माइनस का मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना है। यानी अगला प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए काइंड ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। पेयर में का मतलब बेटा दो होता है, जानते ही जोड़ा, तो देखिए दो है इसलिए हमने इसको लिखा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम आपको लिए चलते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को वर्क पावर एनर्जी में जाना पड़ेगा। वर्क पावर एनर्जी में क्या बेटा कि वर्क के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फोर्सेस आर टू काइंड्स। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं? वैसे फोर्स जिसके द्वारा कोई बॉडी लूप में मूव करे और वर्क डन 0 हो जाए। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ का मूवमेंट है, तो
ये सन के अराउंड जो अर्थ का मूवमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। अब अर्थ यहाँ से रोटेट करके घूम करके यहाँ चली आए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है सन और अर्थ के बीच उसके द्वारा वर्क डन 0 होता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। लेकिन बेटा मान लीजिए ये टेबल है, ऐसे टेबल को हमने आपके सामने रखा और एक पार्टिकल है यहाँ, इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक। और फिर से समझिए एक टेबल पर एक पार्टिकल है जो गोल घूम रहा है और इसके जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस बॉडी के पास बेटा काइनेटिक एनर्जी है, मान लेते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल और ये यहां से घूम करके यहां आ गया। ये टेबल है बेटा, इस पर फ्रिक्शन है। अब ये पार्टिकल जब यहां से यहां घूम के आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी में लॉस होगा फ्रिक्शन के द्वारा। मान लीजिए कि यहां से जब पार्टिकल यहां मूव करके आया तो इसके 5 जूल एनर्जी को लॉस कर दिया फ्रिक्शन। तो अब इसके पास एक राउंड लगाने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो जाएगा। तो देखिए ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ही मूव किया लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन 0 नहीं हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन -5 जूल है। तो फ्रिक्शन को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और ठेठ में समझना है तो ऐसे समझिए, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ जो एनर्जी को बचा दे और नॉन कंजर्वेटिव हुआ जो एनर्जी को लॉस कर दे। तो 5वां नंबर पर प्रॉपर्टी इसी पर बेस्ड है। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा देखा जाए बेटा, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, H लिख देते हैं, H = 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होने के कारण हम लोग ये भी पढ़े हैं कि Z = E = P। तो एटॉमिक नंबर 1 है, Z का वैल्यू 1 है, तो हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। अब ये प्रोटॉन के चारों तरफ हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, ऐसे। देखिए बेटा ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड। ये पॉजिटिव ये निगेटिव। हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मीन्स ये न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। F उसके सफिक्स में हमने E लिखा है, Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे बेटा। तो हम लोग वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं, W = F R cos थीटा, जहां F फोर्स है और R को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और थीटा जो है बेटा यहाँ वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, वर्क निकालने का तरीका है, मतलब वर्क का फॉर्मूला है F R cos थीटा। W मीन्स वर्क, वर्क का वैल्यू F पर डिपेंड है, F मीन्स फोर्स, R मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और थीटा ना बेटा एंगल होता है F और R के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट होता है R, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंट है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, ये रेडियस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फोर्स और ये टेंजेंट है। तो हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 डिग्री बनता है, या दूसरे शब्दों में कहिए, अदर वर्ड में कहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90। और इस केस में हम लोग वर्क निकालेंगे तो F मीन्स फोर्स, तो
तो बेटा यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है तो लिखेंगे एफ ई, और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा मान लीजिए कि आर तो आर, और कॉस थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये 90 डिग्री, और एफ ई इंटू आर, कॉस 90 का वैल्यू बेटा 0 होता है, और इस तरीका से W का वैल्यू क्या आ गया 0। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है बेटा 0 है, और किसी फोर्स के द्वारा कंप्लीट लूप में किया गया वर्क डन 0 हो तो उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर रिवॉल्व कर गया तो यहाँ पे वर्क डन क्या है बेटा 0। तो फॉर या इलेक्ट्रिक फोर्स is a kind of conservative force। तो ये 5वां नंबर प्रॉपर्टीज, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आइए नंबर 6। नंबर 6 क्या बेटा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो चार्जेज हैं Q1 और Q2। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू F है, मान लेते हैं सेपरेशन R है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि इस Q1 Q2 के बगल में एक और चार्ज बॉडी हम यहाँ रख देते हैं, मान लीजिए कैपिटल Q। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है उसका जो वैल्यू ये है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके द्वारा इस पे फोर्स जरूर लगेगा, इसके द्वारा इस पे फोर्स जरूर लगेगा, बट दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगते हैं उसका जो वैल्यू है ये, वो इसके वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, इस पे नेट फोर्स चेंज करेगा जरूर बेटा, इस पे भी नेट फोर्स जरूर चेंज करेगा, बट इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स का जो वैल्यू ये है वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस doesn't depend upon neighboring charges। neighboring means बगल अगल पड़ोसी, neighboring charges बगल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए बेटा ध्यान देना है, कूलम्ब्स लॉ कितना दूरी तक वैलिड है। मतलब एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तो इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कम से कम कितना तक कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर रख दें उसके लिए वैलिड होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ लिखा गया कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओवर डिस्टेंसेस रेंजिंग, रेंज मीन्स दायरा हो रहा है, कितना कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम न्यूक्लियर डिस्टेंस। थोड़ा सा इस वर्ड पे हम लोग फोकस करेंगे, न्यूक्लियर डिस्टेंस। बात करते हैं एटम का। ये मान लीजिए बेटा एटम है, ये एटम है और एटम का ये सेंटर है। लगभग हम लोग एटम को स्फेरिकल मानते हैं और ये सेपरेशन रेडियस कहलाएगा। तो एटम का जो रेडियस होता है बेटा वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है, और इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और एटम के अंदर में न्यूक्लियस है कि बाहर में? तो अंदर में है। एटम के अंदर में न्यूक्लियस रहता है, ऐसे न्यूक्लियस निश्चित रूप से
बेटा एटम से छोटा है न्यूक्लियस, ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज छोटा है और न्यूक्लियस भी लगभग स्फेरिकल है। तो बेटा न्यूक्लियस का ये पॉइंट सेंटर कहलाएगा और ये सेपरेशन रेडियस कहलाएगा। तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है बेटा वो 10 के पावर -15 मीटर के रेंज का होता है, ऐसे 10⁻14 मीटर के भी रेंज का होता है। तो न्यूक्लियर में जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस में वो इस रेंज का होता है, मतलब इतना के आसपास का होता है। 2 इंटू इतना हो जाए, 7.5 इंटू इतना हो जाए। तो ओम्स कूलम्ब्स लॉ यहाँ भी वैलिड है, मीन्स कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओवर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 10⁻14 मीटर। तो इतना कम से डिस्टेंस, इतना कम डिस्टेंस से ले करके सेवरल किलोमीटर, मतलब जैसे आपको कहने का सेंस ये है कि एक चार्ज यहाँ है Q1 और दूसरा है Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन 2 किलोमीटर है। तो यहाँ भी आप कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, यहाँ भी आपको कूलम्ब्स लॉ वैलिड हो जाएगा। तो कूलम्ब्स लॉ बेटा इतना सेपरेशन से लेकर के 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के सेपरेशन के लिए वैलिड है, इसको नोट कीजिए। आइए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 हम आपको बता रहे हैं। बात यहाँ हो रही है कूलम्ब्स लॉ की, तो आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। चलिए इधर बात करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ, एक पॉइंट चार्ज है बेटा Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, दोनों चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F। तो कूलम्ब्स साहब ने बताया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है, ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अब आइए थोड़ा सा न्यूटन साहब को याद कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपके सामने एक पॉइंट मास है m1, दूसरा पॉइंट मास है m2, दोनों पॉइंट मास के बीच का सेपरेशन r, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F। तो न्यूटन साहब ने बताया F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई R स्क्वायर। तो बेटा फिर से एक बार देख लिया जाए, इधर हमने कूलम्ब्स लॉ लिखा, इधर हमने न्यूटन्स लॉ लिखा ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन साहब बहुत सारा लॉ दिए थे इसलिए स्पष्ट लिखना है, क्लियर कि ग्रेविटेशन की बात हो रही है। तो आपके सामने 2 पॉइंट चार्जेज है Q1 और Q2। यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट मासेस है M1 और M2। मास को हम लोग M से डिनोट करते हैं, स्मॉल m या कैपिटल M। इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R है, इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच का सेपरेशन भी R है। F यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, यहाँ F ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो कूलम्ब्स साहब ने बताया F इज इक्वल टू K मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। न्यूटन साहब ने बताया F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई R स्क्वायर। बेटा आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने यहाँ मॉड क्यों नहीं लिया? बेटा मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ मॉड की आवश्यकता नहीं है। जबकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव निगेटिव होगा तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव हो जाएगा। इससे बचने के लिए मॉड लगा दिया गया है। फोर्स वेक्टर है और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। दोनों फॉर्मूला में सिमिलरिटी है बेटा। यहाँ F फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ भी F फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ K कांस्टेंट है, यहाँ G भी कांस्टेंट है। यहाँ Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फोर्स
प्रोड्यूस करने वाला कॉज कारण, Q1 Q2 मीन्स चार्ज है। यहाँ M1 M2 ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला कॉज M1 M2 है। यहाँ R दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन है, यहाँ भी R दोनों पॉइंट मास के बीच का सेपरेशन है। तो कहा जा सकता है कि कूलॉम्स लॉ कॉरेस्पॉन्ड करता है बेटा, मतलब इक्विवेलेंट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, इक्वल नहीं कर सकते हैं। इसी बात को हमने लिखा है कि कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो यहां हमने रिप्रेजेंट किया, टू चार्जेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां हमने बताया बिटवीन टू मासेस। तो इसको नोट किया जाए। प्रॉपर्टी नंबर 9, तो ध्यान देना है बेटा, इसमें देखिए हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जानना है कि क्या होता है। क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 ले लिए और दूसरा Q2 ले लिए, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन R है। अभी ये चार्ज Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, इसके बीच में बेटा कोई पदार्थ नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ तक के बीच में हवा भी नहीं है। और जहाँ कोई मटेरियल मीडियम नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो, उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। मतलब Q1 Q2 के बीच में कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम है। तो चलिए हम कूलॉम्स लॉ को लिखते हैं, F V, V मीन्स वैक्यूम, चलाइए VSC लिख देते हैं, मतलब फोर्स निकालना है वैक्यूम में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता है, मॉड Q1 Q2 बाई R²। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी दोनों चार्ज को उठा करके हम लोग किसी मीडियम में डाल देते हैं, Q2, और सेपरेशन R ही है। अब मान लीजिए कि दोनों चार्ज को हम ना पानी में डाल दिए या केरोसिन ऑयल में डाल दिए, मतलब अब इसके बीच में केरोसिन ऑयल है, मतलब मीडियम है, यानी कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है। तो F और MED कर देते हैं, मतलब मीडियम इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाना है बेटा, 1/4 पाई। लेकिन अब एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम वो एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ मीडियम है तो सीधे एप्सिलॉन लिख देते हैं, और मॉड Q1 Q2 तो है ही, सेपरेशन R है ही, और इसका नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए बेटा क्या है इसका कहानी, वो आगे बता रहे हैं आपको। हम लोग डिवाइड कर देते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, मतलब एक वैक्यूम, और रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। एक वैक्यूम में एक मीडियम से डिवाइड कर देते हैं, और कह सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। और चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है बेटा, इसको लिखने के बाद ये लिखिएगा, उसके नीचे ये लिखिएगा, और इसके बाद ये लिखिएगा। हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, तो रूल है डिवाइड करने का LHS में LHS मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करना है। इक्वेशन फर्स्ट का LHS है F वैक्यूम, सो दैट F वैक्यूम बाई, और सेकंड का LHS है F मीडियम इज इक्वल टू, अब बेटा RHS में RHS से डिवाइड, तो फर्स्ट का LHS है 1 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सेकेंड का RHS ये है बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, और ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, देख लीजिए 1 बाई 4 पाई से 1 बाई 4 पाई भी कैंसिल, और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और F वैक्यूम बाई F मीडियम। इसी को बेटा हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और इसको हम लोग एप्सिलॉन R लिखते हैं। मीन्स हम लोग के पास दो रिजल्ट मिला, एक K या एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, या K या एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F वैक्यूम बाई F मीडियम। तो बस इसी बात को डिफिनेशन में लिख दीजिएगा, तो वो आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन हो जाएगा। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम एंड इन ए मीडियम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो उसी को हमने लिखा बेटा, आप देख सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, देखिए यहाँ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड इन ए मीडियम, देखिए मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन R। नंबर 10 ध्यान दिया जाए, इसमें दो केसेस है। एक चार्ज है बेटा Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। देखिए आपके सामने दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 पॉजिटिवली चार्ज, Q2 भी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों ही निगेटिव चार्ज लगी है। यहाँ सेम काइंड ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो या तो बेटा दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। एक और थर्ड चार्ज लिया गया, तीसरा, तो 3 चार्जेस की बात हो रही है। और यदि ये Q1 बड़ा है, Q1 का वैल्यू ज़्यादा है Q2 के रिस्पेक्ट में, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो एक थर्ड चार्ज को बेटा ठीक बीच में रखिएगा यहाँ पे। तो ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज इस पे फोर्स ज़्यादा लगा देगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो दोनों चार्ज के ठीक बीच में हमने रख दिया, मतलब ये सेपरेशन इक्वल है। मान लेते हैं ये चार्ज Q है, तो बेटा इसका वैल्यू Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, ये चार्ज इस पर बड़ा फोर्स इधर लगा देगा और ये चार्ज इस पर छोटा फोर्स इधर लगाएगा। सब पॉजिटिवली चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, रेस्ट में नहीं रहेगा। यदि ये निगेटिव चार्ज होता तो ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाता, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाता, फिर भी दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाता। रीजन, ये चार्ज वैल्यू इस चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है, ये चार्ज इस पर फोर्स बेटा इधर ज़्यादा लगाएगा, तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा। इसलिए बीच में ऐसा पॉइंट यहाँ पे नहीं मिलेगा कि रिजल्टेंट 0 हो जाए। अब क्वेश्चन आज करता है रिजल्टेंट कहाँ पे 0 होगा, तो ये चार्ज बड़ा है बेटा, ये आपको बड़ा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन फोर्स का वैल्यू दो चीज़ पर डिपेंडेंट, चार्ज के साथ साथ सेपरेशन पर भी। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि ठीक है ये चार्ज बड़ा है, ये फोर्स बड़ा क्रिएट करेगा, ये चार्ज छोटा है, देख लीजिए यहाँ ये छोटा फोर्स क्रिएट करेगा, तो सेपरेशन भी तो है जिस पे फोर्स डिपेंडेंट है। हम लोग क्या काम करते हैं कि
ठीक बीच में न रख करके चार्ज को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, मतलब यहाँ रख देते हैं। ठीक है कि ये चार्ज बड़ा है, यहाँ पे फोर्स बड़ा प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसका सेपरेशन हमने ज़्यादा कर दिया बेटा, फोर्स घट जाएगा। ये चार्ज छोटा है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है लेस देन Q2, ये फोर्स यहाँ छोटा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका सेपरेशन हमने कम कर दिया, फोर्स बढ़ जाएगा और यहाँ पर इस Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसी पॉइंट P को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। When two charges Q1 and Q2 are placed some distance, Q1 और Q2 को कुछ दूरी पे रखा गया है, डिस्टेंस पे रखा गया है। न्यूट्रल पॉइंट, a point where force on a charge by line joining of all charges is 0। इन दोनों चार्ज के द्वारा यहाँ रिलेटेड फोर्स क्या है? 0। इसी पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये चार्ज बड़ा था, फोर्स बड़ा प्रोड्यूस कर रहा था, सेपरेशन हमने ज़्यादा कर दिया, फोर्स घट गया। ये चार्ज छोटा बेटा, ये फोर्स छोटा प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन इसका सेपरेशन हमने कम कर दिया, अब ये फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगा देगा F1, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगा देगा F2, और निश्चित रूप से F1 इज इक्वल टू F2। तो ये इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा और P पॉइंट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? 0। इसी पॉइंट P को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ये तब हुआ जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो। लेकिन बेटा अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज हो, अलग अलग प्रकार के चार्ज, अनलाइक चार्ज हो, तब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा वो देखा जाए। मीन्स कि एक यहाँ पे Q1 है, दूसरा यहाँ पे Q2 है, लेकिन ये बेटा माइनस में है। अब बीच में हम कहीं पे कोई चार्ज Q को रख दिए, ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा, रिपल्सिव। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये Q2 माइनस वाला इस चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, ये Q1 इस पर फोर्स इधर लगाएगा, ये Q2 भी इस पर फोर्स इधर लगाया। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम। रिजल्टेंट फोर्स 0 होने का चांस ही नहीं है, इसलिए Q को हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे। दो पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बाहर में रखना पड़ेगा। ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, इसको ही बढ़ा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम चार्ज को रखते हैं Q को, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। लेकिन एक चीज और देखना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, किसका वैल्यू बड़ा, किसका वैल्यू छोटा। यदि मान लीजिए ये बड़ा है, Q1 का वैल्यू Q2 से बड़ा है, तो बेटा आपको इधर ही चार्ज को रखने में ठीक है। रीजन, इस पॉइंट का नाम लेते हैं P, यहाँ पे चार्ज Q। ये चार्ज इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये बेटा यहाँ पे बड़ा फोर्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसका सेपरेशन देखिए ज्यादा है, यहाँ से यहाँ है, फोर्स घट जाएगा। इसका सेपरेशन बेटा कम है, हाँ ये चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो ये सेपरेशन कम होने के कारण इसका फोर्स ज्यादा होगा। ये चार्ज इस पर फोर्स इधर की तरफ लगाया, रिपल्सिव F1, और ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाया, F2। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन सेपरेशन ज्यादा कर दी, फोर्स घट गया। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो फोर्स छोटा, लेकिन इसका सेपरेशन कम है, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। और इस केस में पॉइंट P पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और इस तरीका से यदि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का केस हो, अनलाइक चार्ज का केस हो, तो जो न्यूट्रल पॉइंट है बेटा, वो दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के बाहर में होगा, आउटसाइड में होगा। और अनलाइक चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट इज आउटसाइड। देखिए बेटा ये इनसाइड में था, बट ये आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग of two charges।
और साथ ही साथ वो करीब होगा किसके, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो हम यहाँ ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। नोट किया जाए। 11 नंबर देखिए, थोड़ा सा बेटा काइंड्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो मेनली इस यूनिवर्स में 4 प्रकार के फोर्स होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के द्वारा क्रिएट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बारी है बेटा वीक फोर्स। आप अभी नहीं सुने होंगे इसके बारे में। एक्चुअल में ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है न्यूक्लियस पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट करने वाला मास है। उसी प्रकार से ये जो वीक फोर्स है ना, न्यूक्लियस में बीटा डीके की घटना होती है। बीटा डीके सिंपली जान लीजिए, इसमें न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम लोग बीटा डीके के नाम से जानते हैं। तो बीटा डीके उत्पन्न करने वाला कॉज वीक फोर्स ही है। वीक फोर्स बीटा डीके के द्वारा न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और अंत में है न्यूक्लियर फोर्स। बेटा इस टॉपिक को भी हम आपको न्यूक्लियस में ही पढ़ाएंगे। और ये न्यूक्लियस को बांध करके रखने वाला फोर्स है, बाउंड करके। तो ये क्रिएट होता है इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस। तो ध्यान दिया जाए बेटा, आपके सामने हमने 4 प्रकार का फोर्स का डिस्कशन किया। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के द्वारा क्रिएट होता है। फिर है बेटा वीक फोर्स जो बीटा डीके प्रोड्यूस करता है, बीटा डीके के कारण क्रिएट होता है। तीसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। और चौथा है न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर में क्रिएट होता है। आप कहिए कि सर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स क्या है? तो जान लीजिए बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स के काइंड्स हैं। स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट होता है, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फोर्स के काइंड हैं। तो मेन ये 4 प्रकार के फोर्स हैं और इन चारों का रेशियो हमने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे ढंग से मैथमेटिकली लिखे। Fg इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है वीक फोर्स, Fw वीक फोर्स। फिर है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe। और अंत में है न्यूक्लियर फोर्स, Fn। इन चारों के रेशियो के ऑर्डर, चारों फोर्स के ऑर्डर को देखिए, रेशियो को देखिए। 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 2, 10 to the power 0। देखिए बेटा, इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 10 के पावर माइनस 39 के ऑर्डर का है, सबसे कम। उसके बाद है वीक फोर्स 10 टू द पावर माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5 के ऑर्डर का है, इससे ये बड़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स 10 टू द पावर माइनस 2 के ऑर्डर का है, ये उससे भी बड़ा, इन दोनों से बड़ा ही है। और अंत में है न्यूक्लियर फोर्स 10 के पावर 0। तो सबसे बड़ा फोर्स न्यूक्लियर है। यदि हम लोग बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर का, तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे बड़ा वीक फोर्स, इससे बड़ा इलेक्ट्रिक फोर्स और इससे बड़ा न्यूक्लियर फोर्स। और ये आपका फोर्स का हमने रैंकिंग किया, आप इसको नोट कीजिए। और अब आइए बेटा 12 नंबर हम आपको रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहे हैं, ध्यान देना है। जैसे एक बॉडी यहाँ, दूसरा बॉडी यहाँ। इस बॉडी पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2।
और दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं r। इस बॉडी का मास मान लेते हैं बेटा m1 और इसका m2। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू लिखते हैं। तो G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू लिखते हैं। के टर्म में लिख दे रहे हैं Q1 Q2 मॉड बाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेटा लिखा गया है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी रेशियो का रेशियो मीन्स डिवाइड होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स से डिवाइड करना है एफ जी बाई एफ ई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वैल्यू है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और डिवाइड में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू है K मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल, देन वी गेट G m1 m2 बाई K मॉड Q1 Q2। ये Fg बाई Fe का वैल्यू है और इसमें तीन केसेस है। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे P माने बेटा यहाँ प्रोटॉन सेंस है, मतलब प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, जैसे एक प्रोटॉन यहाँ दूसरा प्रोटॉन यहाँ। प्रोटॉन पे चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन है बेटा, ये भी प्रोटॉन है, उस पर भी वही चार्ज होगा, मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब प्रोटॉन के मास की बात करते हैं 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये इस प्रोटॉन का मास है बेटा, ये भी तो प्रोटॉन है, इसका भी मास वही, मीन्स 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और देखिए हम लोग को ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो डिफाइन करना है। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर हम आपको बताते हैं। आगे बेटा आगे हम बता रहे हैं आपको। तो एफ जी अपॉन एफ ई की बात करते हैं इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू इतना होता है। बगल में m1 इंटू m2, m1 के रूप में यहाँ पे प्रोटॉन का मास लेना है, m2 के रूप में फिर प्रोटॉन ही है उसका मास लेना है। तो ये बेटा m1 का काम करेगा इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू फिर दूसरा वही है 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन, देखिए यहाँ के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹। मॉड में Q1 का वैल्यू है पॉजिटिव है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। Q2 भी बेटा वही है 1.6 इंटू 10⁻90 और इस तरीका से आप 6.67 अंक है उसको पहले लिख दीजिए, न्यूमरेटर में 1.67 को लिख दीजिए, एक और 1.67 को लिख दीजिए बाई, अब डिवाइड में ये 9 है उसको लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, फिर 1.6 है, फिर 1.6 है। अब हमने जितने नंबर्स थे मीन्स 6.67 यहाँ पे ये न्यूमरेटर में हमने लिख दिया बेटा, ये डिनोमिनेटर में था, ये भी हमने लिख दिया। अब जो भी बच रहा है सब 10 टू द पावर वाला बच रहा है, लिख लीजिए 10 बेस में और वो पावर वाला बच रहा है। तो थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। 10 टू द पावर यहाँ -11, यहाँ -27, यहाँ भी -27 और ये +9 ऊपर जाकर के बेटा -9, ये -19 ऊपर जाके +19,
ये -19 ऊपर जाकर +19, और आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू 10⁻⁻36 के ऑर्डर का आएगा। मतलब कहने का सेंस ये कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो होता है वो इतना होता है। सेकेंड में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो बेटा वही फिगर थोड़ा सा चेंजिंग, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, प्रोटॉन पे चार्ज बेटा उतना ही, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जबकि ये प्रोटॉन का तो वही होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और देखिए बेटा फिर हम लोग को ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो निकालना है, Fg/Fe इज इक्वल टू, तो इसी को हम लोग इसी तरीका से बनाना है बेटा। ये रहेगा, देखिए ये G का वैल्यू है, हम लोग देखे हैं Fg/Fe इज इक्वल टू Gm1m2 बाई K mod Q1 Q2। तो ऊपर में कैपिटल G उसका ये वैल्यू रहेगा। m1 मींस ये बॉडी, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻31। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग हम लोग का आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास लीजिएगा, प्रोटॉन का मास वही रहेगा, नीचे K का बेटा वैल्यू यही रहेगा, Q1 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मॉड में सिर्फ माइनस लगा देंगे बेटा, और यहाँ तो वही रहेगा, मतलब कहीं चेंजिंग नहीं है, ये वही, ये भी, ये सब वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 लेना है, क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो निकालना है। सेकेंड में आपको E और P है, और उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये नियरली 10⁻39 के ऑर्डर का आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कहानी था, आप थोड़ा सा उधर नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं थर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए नंबर थर्ड में आते हैं, और अब बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आप इसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो 10⁻42 के ऑर्डर का है। मींस फाइनली कंक्लूजन हम आपको बता दे रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोगों ने P मतलब प्रोटॉन की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो 10⁻36 के ऑर्डर का है। अगला बॉडी सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रेशियो आया बेटा 10⁻39 आया। और अंत में थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का रेशियो 10⁻42 आया। तो एक हमने बता दिया, बाकी दो आप खुद बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का दो पार्टिकल्स ले लेते हैं बेटा, देखिए, और इस पार्टिकल का मास m, इसका भी मास m, इस पे चार्ज q, इस पे चार्ज q, दो पार्टिकल्स, दोनों पर मास और दोनों पे चार्ज क्या बेटा सेम। इफ टू पार्टिकल्स having same mass and charge, साथ ही साथ फोर्स की बात करते हैं बेटा। मास के कारण ना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मीन्स ये जो मास है इस मास को अपनी तरफ खींचेगा,
अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब चार्ज की बात करते हैं। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स इधर लगा दें, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों फोर्स यदि एक दूसरे के बराबर हो एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F E means electric force and F G means gravitational force. Between them are equal, दोनों इक्वल होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एफ जी एफ ई के इक्वल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। जी तो जी m1 फर्स्ट बॉडी का मास स्मॉल m, m2 सेकेंड बॉडी का मास स्मॉल m बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 Q1 के जगह पे Q है बेटा, Q2 के जगह पे भी Q है, तो Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कैंसिल, जी एम इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और Q इंटू Q स्क्वायर। चलिए अब इस 4 को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा जी इंटू 4 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर तो है, और इस एम स्क्वायर को इधर डिवाइड ले आते हैं। इसको एक साथ हम लोग क्यू बाई एम का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी इंटू 4 और बेटा यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, मीन्स क्यू बाई एम इज इक्वल टू रूट अंडर जी इंटू 4 बस इसी बात को लिख देना दें, Q by M is equal to रूट अंडर G into 4 तो ये आज हमने आपको 13 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ाया। बेटा ये सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। और इसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल्स का एक PDF लोड कर रहे हैं, और कल हम उसका प्रॉब्लम बनाने का तरीका वगैरह आपको सिखलाएंगे। एक भी क्लास स्किप नहीं कीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। 12 से लेकर के हर कॉम्पिटिशन्स का आपके लिए नंबर 1 प्रिपरेशन हम करवाएंगे। बस अच्छे से ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो को देखिए बेटा, मन से पढ़िए और फीडबैक वगैरह बताते रहिए। ओके, थैंक यू।